नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज का दंगल जम्मू कश्मीर में बनी नई सरकार और उसके बाद जारी सियासी तकरार पर। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद सरकार बनी है। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ 5 और मंत्रियों ने भी शपथ ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस सरकार में शामिल नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे नेता वहां मौजूद थे और कांग्रेस ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार को उनका पूरा समर्थन है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस का कोई विधायक मंत्री नहीं बना। कांग्रेस ने कहा कि उनकी लड़ाई सरकार बनाने की नहीं, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की। उधर चर्चा यह है कि 6 विधायकों वाली कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला ने 1 मंत्री पद ऑफर किया था, लेकिन कांग्रेस को 2 मंत्री पद की उम्मीद थी। दूसरी चुनौती 370 को लेकर भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 की वापसी का वादा करके वोट लिया है। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर एनसी के साथ खड़ी क्या होना चाहेगी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार अब जम्मू कश्मीर की जनता से किए वायदे को पूरा करे। विधानसभा सत्र की पहली ही बैठक में 370 हटाने के विरोध में प्रस्ताव पारित करे। जम्मू कश्मीर में चल रही इन्हीं सियासी रणनीतियों और मजबूरियों को लेकर आज हम दंगल में चर्चा करेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी की दोस्ती में दरार की शुरुआत है, क्या हरियाणा के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का जोर कम हो गया है, और क्या केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना उमर अब्दुल्ला के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God. 10 बरस बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का जश्न। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को न जाने क्या कि उसने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। भले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, लेकिन पहली कतार में बैठे तक नहीं रहे। पहली लाइन में फारूक अब्दुल्ला की बाईं ओर प्रियंका गांधी और दाईं ओर राहुल गांधी बैठे नजर आए। उसके अलावा समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, सीपीआई के डी राजा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, पीएमके के कजमोई, एनसीपी सीपी की सुप्रिया सुले से लेकर सीपीएम से प्रकाश करात तक शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। शपथ ग्रहण शुरू हुआ तो उमर अब्दुल्ला के अलावा 5 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें नौशेरा के एनसी विधायक सुरेंद्र चौधरी, हांजीपोरा के एनसी विधायक सकीना इत्तू, मेंढर के एनसी विधायक जावेद राणा, राफियाबाद के एनसी विधायक जावेद डार और छाब के निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा शामिल थे। कांग्रेस के किसी विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली, तो सवाल उठे कि आखिर कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने से क्यों इनकार किया। कांग्रेस के नेताओं ने सफाई दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में मतभेद हैं, और क्या कांग्रेस पार्टी नाराज है नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केवल आपको 1 मंत्री पद ऑफर दिया और आप 2 चाहते थे? ऐसा दुरुस्त नहीं है। आज ये संदेश देना था कि जो वादा आपने किया था आप पूरा नहीं कर रहे, केंद्र सरकार और बीजेपी को। नहीं, आपने संदेश केंद्र सरकार को दिया या नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया? हमने केंद्र सरकार को दिया और देश को भी बताया कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। कोई ये नहीं लिया है कि हम परमानेंट हम गौरव सरकार में शामिल नहीं हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल हम नहीं शामिल हो रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पार्टी उस पर पुनः विचार करे। Not all vacancies will be filled. Some vacancies will be kept to be filled going ahead. As I said, we're in talks with Congress. कांग्रेस की उम्मीदों और संभावनाओं को देखते हुए जम्मू कश्मीर में अभी 3 मंत्रियों के पद खाली रखे गए हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार से दूरी वाले फैसले के पीछे कुछ बड़े कारणों की चर्चा है। एक तो कांग्रेस कह रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे तक वो सरकार में शामिल नहीं होगी। दूसरी खबर यह है कि 6 विधायकों के बदले सिर्फ 1 मंत्री पद कांग्रेस को कबूल नहीं था। तीसरी खबर है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस एनसी के साथ सरकार में शामिल नहीं होना चाहती। और चौथी खबर है कि 370 के मुद्दे पर एनसी और कांग्रेस की एक राय नहीं है। गोल पोस्ट 2 अलग अलग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बात करती है, कांग्रेस ने जो है स्टेटहुड तक अपने आप को रोका है, तो कहीं ना कहीं ये कल को दिक्कत तो नहीं बनेगी। देखिए, जहां तक नेशन आप देखें, इंडिया अलायंस की सरकार है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं, इंडिया अलायंस की सरकार है। तो लिहाजा मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि ये कोई ऐसी बात नहीं। बाकी इससे पहले भी सरकारें बनती थी, कहीं पोर्टफोलियो वेकेंट रखते हैं तो वो चलता है। तो इसलिए ये नहीं है कि कांग्रेस आई नहीं आई।
उधर जम्मू कश्मीर के बाकी दल हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर 370 और पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे को लेकर सियासी दांव खेल रहे हैं। 2019 में जो फैसला हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सरकार है सबसे पहला रेजोल्यूशन जो ये लाए वो कंडेम करे उस दिन के फैसले को। हमने इसीलिए उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा रजिस्ट करें, पहले स्टेटहुड वापस आए, आप ओथ तब तक ना लें, लेकिन उन्हें उसमें भी कुछ दाल में काला नजर आया। वैसे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे का वादा बीजेपी ने भी किया हुआ है, जिसे जल्द से जल्द बहाल किया जाना है। लेकिन तब तक आशंका है कि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार को भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर में 6 साल की सरकार होती थी, अब 5 साल की सरकार होती। पहले अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास था, अब एलजी के पास है। पहले महाधिवक्ता, एसीबी, जेल जैसे महकमों में तैनाती राज्य सरकार के नियंत्रण में थी, अब एलजी के नियंत्रण में है। पहले जम्मू कश्मीर सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती थी, अब उसे केंद्रीय सूची के कानूनों का ध्यान रखना होगा। इतना ही नहीं, पहले विधानसभा में बिल पेश करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी नहीं थी, अभी बिना एलजी के मंजूरी के कोई भी बिल राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उपराज्यपाल के किसी फैसले को इस आधार पर अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती कि फैसले से पहले मंत्रिपरिषद की राय नहीं ली गई। शायद ये भी वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने मजबूत विधानसभा के अंदर कम शक्तिशाली सरकार का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। चलिए, दंगल में आज कौन कौन है सबसे परिचय आपका करा दें। सैयद जफर इस्लाम, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, गौरव कपूर, प्रवक्ता जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, शौकत अली चौधरी, प्रवक्ता पीडीपी के, सलमान निजामी, स्पोक्सपर्सन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के, साथ में कुछ ही देर में कांग्रेस की ओर से भी हमारे साथ आलोक शर्मा जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ ये सवाल अपना पेश करना चाहती हूँ गौरव कपूर जी, कि बड़ा अच्छा बैलेंस बना है। जम्मू के भी उतने ही आज मंत्रिमंडल में शामिल हुए जम्मू क्षेत्र के जितने कश्मीर क्षेत्र के हैं। ये कांग्रेस पार्टी आपके हिसाब से दूर क्यों रही है, क्यों नहीं आपके साथ सरकार में शामिल हुई है? गौरव जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं, गौरव जी से हम एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सैयद जफर इस्लाम, एक तरफ चलिए कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे आ जाते हैं हमारे साथ, उसके बाद वो सवाल हम उनके सामने रखेंगे। लेकिन एक जो डर हर तरफ से बताया जा रहा है कि अब कश्मीर में भी वही होगा, जम्मू कश्मीर में भी वही होगा जो दिल्ली में होता रहा है। ये अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया था कि ये एक पूर्ण राज्य जो न हो, जो एक केंद्र शासित प्रदेश को चलाने की जो पेचीदगियां हैं वो उनसे सीख सकते हैं चाहे तो उमर अब्दुल्ला। यानी उन लोगों को डर अभी से लग रहा है कि शायद कदम ही न उठाने दिए जाए सरकार को। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बधाई दूंगा उमर अब्दुल्ला जी को कि आज उन्होंने शपथ ली, मुख्यमंत्री बने। आज डेमोक्रेसी की जीत हुई है। पूरे देश, पूरी दुनिया ने इस बात को मान लिया कि जो बात हमने कहा था वो करके दिखाया। कश्मीर में जिस तरह से आज चुन के सरकार आई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है डेमोक्रेसी का। जिस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन था, उस चीज को देख के लोकतंत्र को किस तरह से पूरे दुनिया ने देखा कि देश ने बचा के रखा है। जाहिर है ये बात कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर कांग्रेस को मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहती है कि जिस तरह से दुनिया ने एक्नॉलेज किया वो एक्नॉलेज करे कि डेमोक्रेसी की जीत भारत ने दिखाया दुनिया को कि जिस तरह से डेमोक्रेसी की जीत होनी चाहिए। आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन के बाद वो होकर दिखा और देश और दुनिया ने देखा है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी बाहर रहती है, अंदर रहती है, ये उनका अपना निजी फैसला है। लेकिन देश और दुनिया को इस बात का तो कहीं ना कहीं संकेत उन्होंने दे दिया कि इस पूरी जीत से खुशी नहीं, मतलब आपके हिसाब से इंटरनेशनल पोस्चरिंग के लिए कांग्रेस कर रही है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कांग्रेस की जो भी चाल हो, लेकिन ये देश को नीचा दिखाने वाली चाल है। इसलिए कि ऐसे मौके पर जब वहां पर हमने भारतीय जनता पार्टी जीते
ना जीते उस सेकेंड में हम नंबर 2 पे, हमारे अच्छे परफॉर्मेंस जम्मू में रहा, हम वैली में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, ठीक है नहीं कर पाए, लेकिन हमने बराबर कहा था, कहाँ कहा था हम जीतना ही है, हमने कहा था डेमोक्रेसी को जीतना है, लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र को जीतना है। वो जीत हमने भी जश्न मनाया, हारने के बाद भी हम जश्न मना रहे हैं, खुश है, देश खुश है, देश वहां की जनता, देश की जनता, देशवासी खुश है, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है, इसलिए सबके मुंह लटके हुए थे, वहां बैठे थे, मजबूरी का सौदा था, वहां बैठे जरूर थे लेकिन मजबूरी का सौदा था इसलिए बैठे थे। अब जहां तक सरकार के, उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है, हम कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच नहीं रखना चाहते, हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखना चाहते हैं। जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखेगा, देश हित में सोचेगा, देशवासियों के हित में सोचेगा, जनता के हित में सोचेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसको। लेकिन जब देश और जनता से बढ़कर खुद को आदमी करने लगता है जैसे केजरीवाल, तो जाहिर है तकरार होती है। इसलिए केजरीवाल जी खुद को ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, जनता उनके सामने सेकेंडरी रहती, झूठ का सहारा लेके, मीडिया का सहारा लेके और कई तरह के ऐसे अटकलबाजी करते हैं जिससे लगता है कि वो विक्टिम है। चलिए ठीक है, हालांकि जो केजरीवाल की तरफ से प्रस्ताव था उस पर कुछ उमर अब्दुल्ला ने कहा नहीं था। गौरव कपूर जी, आपको आवाज आ रही है अब? लेकिन मैं आपको एक बात खाली कहना चाहता हूं जी श्वेता जी, बस इतना बात कहना चाहता हूं एक लाइन में, कि जो भी चाहे स्टेटहुड हो या ना हो, हम पूरे तौर से कमिटेड हैं। स्टेटहुड का मामला अलग है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन हम पूरे तौर से कमिटेड है वहां की जनता की बहाल खुशहाली के लिए, वहां प्रदेश की जो उसको ग्रोथ के लिए, वहां प्रदेश आगे बढ़े उसके लिए, और उसको सही पटरी पर लाके और तेजी से आगे बढ़ाए, और जो डेमोक्रेसी की जीत होनी चाहिए, तो तीनों चीज का हम चिंता कर रहे हैं और हम उसके लिए पूरे तौर से स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। ये मैं आपको आज इसी प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहता हूं। धीरे ही पता चलेगा, अभी तो सिर्फ आशंकाएं ही उठाई जाएंगी। नहीं, क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी? वो जब देश हित में वो फैसला लेंगे उमर अब्दुल्ला, तो क्या फैसला वो सपोर्ट करेगी कांग्रेस? ये कांग्रेस वालों को बताना पड़ेगा। जुड़ गए आपका जवाब देने के लिए, आलोक शर्मा जी भी जुड़ गए हमारे साथ। आलोक जी, चूंकि आप जुड़े हुए नहीं थे, मैं पहले आपके सहयोगी से ये जवाब ले लेती हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से गौरव कपूर जी हमारे साथ हैं। गौरव जी, सबसे पहले तो बधाई कि कश्मीर में जो सरकार का गठन हुआ है, बड़ा एक संतुलित मंत्रिमंडल नजर आया है वहां पर। एक आपके नौशेरा से डिप्टी सीएम भी, आपने बड़ा अच्छा मैसेजिंग भी वहां से दे दिया है, पॉलिटिकल मैसेजिंग भी और जम्मू और कश्मीर वाला मैसेजिंग भी, दोनों। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस के सरकार में न आने से अभी फिलहाल की, भाई साथ में तो हैं आपके, फिर भी साथ नहीं है, उससे एनसी के भीतर इस समय हलचल है? देखिए मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें मुबारक दी, और ये मुबारक के जो पात्र हैं ये जम्मू कश्मीर की आवाम बनती है, जिन्होंने 2014 के बाद हमें ऐसे लगता था कि हम बिना एक सरकार के यहाँ बैठे, और कई सालों, ये नहीं हमें लगता था कि हम कुछ सालों से, हमें लगता था कई हजार सालों से हम बिना सरकार के थे। तो आज डेमोक्रेसी की जीत हुई है और जम्मू कश्मीर को अपना चीफ मिनिस्टर मिला है, उसके लिए सबको, जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, दूसरी बात, मैं अपना जवाब देने से पहले मैं कहूंगा, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने कभी नहीं कहा था कि हम सरकार बनाएंगे, हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी की जीत हो। मुझे लगता है कि इन्होंने अपने जो हमारे भाजपा के यूटी के जो प्रेसिडेंट थे, उनके आपने देखे नहीं, हर जगह पे जाके उन्होंने यही कहा कि हिंदू चीफ मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर जो है हिंदू बनेगा, उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर है वो भाजपा का होगा। उन्होंने हर जगह, हर कंपेनिंग में ये चीज नाच नाच के बोली, और आज ये कहते हैं कि हमने ये नहीं कहा था कि सरकार हम बनाएंगे। कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ इनकी मजबूरी, क्योंकि इनको जम्मू कश्मीर की आवाम ने वैसा मौका नहीं दिया कि ये सरकार बना पाते। दूसरी बात देखिए, जहां तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, एक मैसेज क्लियर हो गया आज भी, और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये जमात बनी थी, शेख साहब ने तब भी एक नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम इसी के अतात। उन्होंने तब भी पूरी कम्युनिटी को, हर कम्युनिटी को लेके उन्होंने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी थी और चलाया था। वही उसी नक्शे कदम पे आज उमर साहब चलते आप नजर आए, और आज देखिए जो सरकार जो बनी है, उसमें जो हमारे मिनिस्टर्स बने हैं, उसमें जितना कश्मीर को तवज्जो दी गई है उतनी ही जम्मू को दी गई है। यहाँ से एक चीज क्लियर होता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सोच है, जो उमर साहब की जो सोच है, फारूक साहब की जो सोच है, वो यही है कि जम्मू कश्मीर को इकट्ठा लेके हम आगे बढ़ें, ताकि जब भी जम्मू कश्मीर बुलंदियों को छुए तो जम्मू कश्मीर का हर आवाम का उसमें योगदान हो। जहां तक आप रहे कांग्रेस की बात, देखिए जब हमने यहाँ इलेक्शन लड़ा, एनडीए जो इंडिया गठबंधन था, उसमें जो कांग्रेस थी वो हमारे साथ थी यहाँ, उनके साथ हमने सीट शेयरिंग की और हमने सरकार बनाई। लेकिन इसमें आप देखिए, मेजोरिटी ऑफ जो एमएलए हैं और जो मेजोरिटी ऑफ
वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिए। तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस है वो हमारी सहयोगी है और अभी भी है। तो इसलिए अब इनका जो मंथन है वो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बेटर है वो खुद कांग्रेस को करना पड़ेगा कि अब उनको क्या करना है। बाकी हमने जिन साथियों को साथ लेके चले हैं, जब तक ये सरकार जम्मू कश्मीर में है, हम अपने साथियों का जो है हाथ पकड़ के उनके साथ चलेंगे। बाकी ठीक है, अब वोट बैंक की बात करें तो उनको कितना शेयर मिला कितना नहीं मिला ये मुद्दा एक अलग है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो जितने इंडिपेंडेंट्स और जितने भी साथियों को लेके साथ चलिए हम उन्हीं को साथ जफर इकबाल जी, बहुत छोटे में, चूंकि आप एक काउंटर अपना देना चाह रहे थे, बहुत छोटे में दीजिए ताकि आलोक जी के पास अब मैं जाऊं। देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी लड़ने के लिए जीतती है, सरकार बनाने के लिए जीतती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे अगर प्रदेश के प्रेसिडेंट ने कहा तो बिल्कुल सही कहा कि हम जीत के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अगर जीत नहीं हुई तो हम किसी और पर ठेकरा नहीं, ना तो ईवीएम पे ठेकरा फोड़ रहे हैं ना कहीं और ठेकरा फोड़ रहे हैं। हम क्यों मलाल नहीं, हाँ डेमोक्रेसी की जीत हुई इसके लिए हम कमिटेड थे और वो डेमोक्रेसी की जीत हुई इसका जश्न हम भी मना रहे हैं। हम ऑपोजिशन में बैठ के भी जश्न मना रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको कहना चाह रहा था। आलोक जी, ये बहुत बातें हो रही हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी जो चाहती थी वो नहीं हुआ, इस वजह से सरकार के भीतर नहीं। दूसरी चीज ये बात हो रही है कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी को असहज कर देंगी राष्ट्रीय पटल पर, मसलन धारा 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा, इस कारण कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हुई है सरकार में, क्या वजह रही? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई कि आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी सरकार मजबूर हुई चुनाव कराने के लिए। चुनाव आयोग मजबूर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जब तिथि तय की, डेडलाइन तय की, तब इनको आज लोकतंत्र की बहाली और लोकतंत्र की जीत और पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है। 10 साल हो गए थे चुनाव हुए, आज कम से कम वहां जम्मू कश्मीर की जनता को अपने नुमाइंदे मिलेंगे और जो भी फैसले होंगे वो जनता के हित में होंगे। और खास साथ के साथ जो 150 करोड़ की भ्रष्टाचार की फाइलें थी वो भी सामने आएंगी। अब बात आती है कि कांग्रेस क्यों नहीं शामिल हुई, क्या कोई ऐसी असहज करने वाली बात है? अरे भाई, जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ में आर्टिकल 370 में चेंजेस करने नहीं है, या आर्टिकल 370 में जो चेंजेस केंद्र की सरकार ने किए हैं वो संसद के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से ही हो सकते हैं, लेकिन उसका रूट जो है वो असेंबली जरूर है, जिसको बाईपास वहां पर बीजेपी की सरकार ने उस समय पर पीडीपी के साथ जब थे तो वहां पर विधानसभा भंग करके जिस तरह से बाईपास किया था। अब बात आती है कि वापसी या कोई आर्टिकल 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। लगभग 16-17 केस आर्टिकल 370 से रिलेटेड वहां पर चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या वो सब समाप्त हो गए? मुझे लगता है कि इस पूरे देश को देश के प्रधानमंत्री ने मीडिया के माध्यम से झूठ परोसा। आपने केवल 2 चेंजेस किए और उसमें से भी एक जो 35A वाला था उसको आपने कोरोना के समय पर एक डीसी के जम्मू के ऑर्डर से बदल दिया। क्या आप वहां पर आज वो चीजें कर सकते हैं जो आर्टिकल 370 में रिस्ट्रिक्शंस हैं? क्या आलोक शर्मा वहां पर बिना किसी रोक टोक के जमीन ले सकता है? क्या श्वेता सिंह ले सकती हैं? मुझे लगता है कि लोगों ने तो वो जो ऑर्डिनेंस था वो भी नहीं पढ़ा। वो 2 पेज का ऑर्डिनेंस है और उसमें साफ लिखा है कि धारा 370 की पावर्स को यूज करते हुए हम 2 बदलाव कर रहे हैं। उसमें पहला बदलाव था कि जो भी पावर्स असेंबली के पास थी वो अब एलजी के पास होंगी, और इसके जो उसका डिस्क्रिप्शन था उसमें था कि भाई इसको एक स्टेट से लेकर और यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो हमारे पास कहीं पर भी कोई बैकफुट पर जाने की, असहज होने की का कोई कारण नहीं है। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है और वहां पर खुशहाली रहे, वहां पर बीजेपी का प्रॉक्सी शासन ना रहे। इसका जनता ने पूरा जवाब दे दिया है। हमें कम वोट मिले, ज्यादा मिले, हम क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे, वो सब चीजें अलग हैं, वो हमारे आत्ममंथन की बात है। आज जम्मू कश्मीर के लिए, लोकतंत्र के लिए, वहां की आवाम के लिए एक खुशी का दिन है। मुझे लगता है कि जो बीजेपी बार बार कहती थी, अपने गिरेबान में झांक के देखे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब पीडीपी के साथ बनाया तो उसमें पहले पेज पर तीसरा पॉइंट था कि हम धारा 370 को और मजबूत करेंगे। अब ये लोग भी आकर टीवी पे बोलते हैं, मतलब इन पर तरस आता है कि ना ये पूरा अपना इतिहास देखते हैं, किस तरह से सरकार बनाई, क्या किया, और उसके बाद दूसरों पर उंगली उठाते हैं। आज जम्मू कश्मीर की जनता को वहां की सरकार के लिए पुनः बधाई। शौकत अली चौधरी जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं
आलोक शर्मा जी के 370 को लेकर, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सबसे पहला काम जो उमर अब्दुल्ला को करना चाहिए वो 5 अगस्त 2019 में जो हुआ उसको उसके खिलाफ से शुरू करना चाहिए, उसकी निंदा से करना चाहिए। देखिए, आज का दिन जो है ये बड़ा हिस्टोरिक दिन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ 6 साल के बाद जो है वो इलेक्शन कराया गया और उसके बाद आज जो है फाइनली लोगों को यहाँ के लोगों को जो है वो अपनी चुनी हुई सरकार जो है वो मिली है। तो जहाँ तक ताल्लुक जो है 370 का है या किसी रेजोल्यूशन का है, तो ये हमारा कहना नहीं है, ये तो उमर अब्दुल्ला साहब का जो मैनिफेस्टो आप देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसमें भी है और उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट्स भी आई हैं इस पर कि हमारा जो जब हमारी सरकार बन जाएगी और सबसे पहला जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा वो 370 को लेकर किया जाएगा। अब ये देखने वाली बात है, उमर अब्दुल्ला साहब के सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं और जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, मुझे लगता है कि वो 90% यही चीज जहन में रख के जो है वो दिया गया है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो हमसे छिन गया पिछले 6 साल में, उसके लिए जदोजहद करेंगे और वो हमें वापस मिलेगा। तो हम सब लोग जो है उम्मीद करते हैं उमर साहब को काम करना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरना चाहिए। और उमर साहब आज जो है वो उसके लिए जो है उमर साहब आज चीफ मिनिस्टरशिप के लिए उसमें बैठ गए हैं और हम देखते हैं कि उमर साहब जो है वो किस लेवल तक काम करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका छिना हुआ जो राइट्स हैं जो पिछले 6 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों ने फेस किया है और जम्मू कश्मीर के लोग जिस उम्मीद के साथ इस इलेक्शन में गए हैं और एक ही पार्टी को जो है वो एक मैंडेट जो है क्लियर मैंडेट देना, इस बात की अक्कासी करता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं। सलमान निजामी जी, आपको लगता है कि ये हो पाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, आलोक शर्मा जी भी जो कह रहे हैं बात वो गलत नहीं है। जो चीजें केंद्र से हो सकती हैं वो सेंटर से ही हो सकती हैं। उसको जो महबूबा मुफ्ती ने वर्ड यूज किया, आप उसको क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं, आप प्रेशर कर सकते हैं, लेकिन क्या अब ये आलोक जी के पास वापस जाऊंगी तो मैं उनसे पूछूंगी क्या वो इस बात पर किसके साथ रहेंगे अगर 370 को वापस बहाल करने की बात आती है? सलमान निजामी। देखिए, सबसे पहले मैं उमर अब्दुल्ला जी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि मैंने चुनाव में देखा और मैंने भी 10-12 साल कांग्रेस में दिए हैं और खासकर 370 के मुद्दे पे मुझसे ज्यादा आपके साथ या बाकी चैनलों में शायद डिबेट किसी ने नहीं किए होंगे जम्मू कश्मीर में। तो उस वक्त आलोक जी यहाँ हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो जिस तरीके से मैंडेट कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला वो 370 के नाम पे मिला। हर पब्लिक मीटिंग में उमर अब्दुल्ला साहब ने ये वादा किया कि मैं 370 को वापस लाऊंगा। अब यहाँ भाजपा के हमारे मित्र बैठे हैं, वो तो साफ कर देते हैं कि भाई हम 370 वापस नहीं लाएंगे, हमने हटाया है। तो यही बात गुलाम नबी आजाद साहब ने कही थी कि भाई भाजपा से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो है, अगर सेंटर में कोई दूसरी पार्टी आएगी तो वो कांग्रेस आ सकती है। तो आलोक जी यहाँ बैठे हैं, इनसे ही पूछ लीजिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है क्या वो 370 को वापस लाती है? तो इनका जवाब ना होगा या चुप ही साधेंगे। तो इसलिए ये जम्मू कश्मीर की आवाम को एक गुमराह करने वाली, मिसलीड करने वाली एक कोशिश थी, शायद वोट हासिल करने के लिए। और जो चुनौतियां आज उमर अब्दुल्ला साहब के सामने है, जम्मू में जो मैंडेट मिला है वो भाजपा को भारी बहुमत से, मुझे लगता है भाजपा 24 सीटों से 29 सीटों पे आई है। तो मुझे लगता है जो एक्सपेक्टेशन भाजपा की थी, पहाड़ी स्टेटस उन्होंने दिया लेकिन वहां से सीट नहीं आई, लेकिन जम्मू रीजन में उन्होंने स्वीप किया है और कांग्रेस के ही नजर नहीं आई वहां। बिल्कुल हमारी पार्टी में भी जो है बहुत कोशिश की कि हम चुनाव लड़ें और जीतें भी, लेकिन आजाद साहब बीमार हो गए। लेकिन हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम 370 लाएंगे, क्योंकि सेंटर में ना कांग्रेस जो है ला सकती है ना बीजेपी ला सकती है। तो जो मैंडेट मिला और मुफ्त बिजली का वादा किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, हम मुफ्त बिजली देंगे। अगर आप गुरेज जाए तो वहां अभी भी बिजली नहीं है, अगर आप मड़वा जाए, वाड़वन जाए, वहां अभी भी बिजली नहीं है। आपको पावर प्रोजेक्ट्स पहले वापस लाने हैं, फिर उसके बाद आप बिजली यहाँ जो है मुफ्त कर सकते हैं, वो तो आप लाएंगे नहीं। तो बहुत सी चुनौतियां हैं जो केजरीवाल साहब ने भी एक सलाह दी थी उमर साहब को कि भाई मैं आपको
सलाह दूंगा, मैं सिखाऊंगा कैसे चलाना है। तो दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में बहुत अंतर है। अभी भी यहाँ आतंकवाद का असर है। अच्छी बात आपने उठाई है। मैं एलजी एलजी से भी ये सवाल हमने पूछा था और उनके जवाब का एक हिस्सा दिखाते हैं, क्योंकि दिल्ली से भी थोड़ी सी और अलग जम्मू कश्मीर की हकीकत रहेगी एलजी के जहां तक पावर्स की बात आती है। पहले हम एलजी की बात सुना देते हैं और उसके बाद हम चर्चा आगे करते हैं। आपके सामने एक सरकार अब रहेगी नए रूप में जो जम्मू कश्मीर है। अव्वल, आपको लगता है स्टेटहुड जल्द नियर फ्यूचर में संभव है? और दूसरा, मनोज सिन्हा अब अपने रोल को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक बात मैं दोहराना चाहूंगा कि जब 5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में बिल प्रस्तुत किया तो जो भाषण दिया, मैं निवेदन करूंगा कि उस पर जरा गौर फरमाइए। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। तो चीजें उसी सीक्वेंस में चल रही। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी जम्मू कश्मीर और देश के लोगों को संबोधित करते हुए यही सीक्वेंस बताया था और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि स्टेटहुड जरूर मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा, उसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये मुद्दा है तो वो मुद्दा बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। दूसरी बात, मेरा रोल, मैंने पहले ही कहा कि जब मैं आया था तो मैंने 2-4 बातें कही थी। पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, ये हमारा मुद्दा था और उस मुद्दे पर चुनी हुई सरकार भी काम करेगी। मैं जो भी सरकार चुन करके आएगी उन्हें अग्रिम शुभकामना देता हूं। और अगर उनका एजेंडा यही है कि अलगाववाद खत्म हो, आतंकवाद खत्म हो, विकास हो, समृद्धि आवे, विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का भी योगदान किसी स्टेट से कम न हो, तो मेरा 100% समर्थन ऐसी सरकार को रहेगा। ये 16 सितंबर की बात है। चुनावों की घोषणा तो हुई थी, लेकिन उस समय चुनाव की प्रक्रिया मतलब चल रही थी। नतीजे अब आए हैं। एलजी ने ये वादा किया कि सब सही तरीके से चलेगा, लेकिन जफर इस्लाम जी, असलियत ये भी है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक बिल पेश करने के लिए भी एलजी की सहमति चाहिए। ये मतलब अगर वाकई पूरा साथ सहयोग नहीं रहा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, ऐसा कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपने एलजी को भी सुना भी और आपने उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को भी दिखा देना चाहिए कि दोनों एक इसी बात को दोहरा रहे हैं कि हम एक दिशा में काम करेंगे। अगर आपका मकसद है एक मुख्यमंत्री का कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश के लोगों का विकास हो, बेहतर हालात बने, ग्रोथ हो, नए नए प्रोजेक्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और वहां और खुशहाली का माहौल हो। पर जफर इस्लाम जी, चूंकि प्रायोरिटी ही ये है कि 370 हटाना, वापस बहाल करना है, शुरुआत ही इससे होने की बात हो रही है। ये सबसे बड़ा वादा था। स्टेटहुड तो चलिए आप लोगों ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रायोरिटी है, तो वो अपने क्रम में आएगा, लेकिन जहां पर 370 को ही वापस बहाल करने की बात हो। देखिए, ऐसा है श्वेता जी, सालों साल पहले, मतलब एक नहीं सालों साल पहले गालिब एक बात कह के गए थे, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अब ख्याल कुछ ऐसा इजहार करते हैं, भाई ठीक है, करने दीजिए, उन्हें भी मालूम है कि दिल बहलाने के लिए कर रहे हैं लोगों का, हकीकत तो उनको भी मालूम है। तो ऐसे हकीकत के बारे में चर्चा तो सीरियस चर्चा नहीं कर सकते। वो जानते हैं इस बात को कि ये सिर्फ दिल बहलाने के लिए लोगों का कुछ लोग ऐसे सोचते हैं उसका भी मन बहला ले। वहां की जनता जो खुशहाल बन रही है, जनता को 370 से कोई लेना देने, वो खुश है। चलो भाई 370 एक भला गई ताकि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की मुफ्ती महबूबा या गुलाम नबी आजाद सब इररिलेवेंट बनते जा रहे हैं। आपको क्यों लगता है वहां जनता स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है? हिस्से की खास करके जनता ने आप लोगों को वोट नहीं दिया। वो नौशेरा की जिस सीट की बात हो रही है, छम की जो इलाके की बात हो रही है, यहाँ पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व सीट भी थी, जिन लोगों को आप लोगों ने रिजर्वेशन दिया, उन्होंने भी आपको वोट नहीं किया। क्यों किया ऐसा? देखिए, ऐसा है श्वेता जी, जब गहराई बहुत ज्यादा हो किसी चीज को और वहां पहुंचने के लिए समय लगता है। हमें मालूम है कि जिस तरह से वहां की सोच लोगों ने इतना पोल्यूटेड कर दी है कि मुझे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन
जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखिए वोट्स जितने आए हैं, हमें कांग्रेस और इनसे ज्यादा आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा आए हैं, तो हम इस बात से बिल्कुल निश्चिंत है कि आज नहीं तो कल 100% वहां के लोग, वहां की खुशहाली, वहां की जनता की आंखें खुलेंगी और भी ज्यादा खुलेंगी और वो देख पाएंगे कि कैसी भारत की सरकार है, कैसी पार्टी है जो जनता के हित में सिर्फ काम करना चाहते, उनको ही मजबूत करना चाहते। तो ये दिन दूर नहीं है कि हम वहां पर सरकार बनाएंगे और वो जम्मू एंड कश्मीर के जो घाटी का इलाका है वहां प्रचंड बहुमत से हमें भी समर्थन मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। आज हमें नहीं मिला है, लेकिन बात आपने सुन ली जफर इस्लाम साहब की, और ये कोई बात छुपी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 370 पे आगे कोई मुद्दा ही नहीं उठाना चाह रही है। उनको ये दावा है कि जम्मू कश्मीर की जनता इस बात से बहुत खुश हुई कि चलो पीछा छूटा, लेकिन आप लोगों को तो वोट ही इस बात से शुरुआत ही मिलना हुई कि 370 को लेकर आपने एक इमोशनल इशू भी बनाया जिससे शायद जनता वहां पर जुड़ी है, सबने वोट दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या कर पाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले मैं जफर साहब ने एक चीज कही कि ये वो बातें करते हैं जिससे लोगों का दिल बहलता है। मुझे लगता है अगर दिल बहलने वाली बात होती तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं बन रही होती। जुमले तो आपने दिए बड़े बड़े, 2014 में भी आपने जो रिफ्यूजियों को 25 लाख रुपए देने के लिए कहा वो भी आज तक 5 लाख दिया, उसके बाद आप लोगों ने नाम ही नहीं लिया कि बाकी पेमेंट कब देनी है, क्या देना है। ऐसे अभी मैं गिनाने शुरू होऊंगा तो बड़ा बड़ा डिबेट का टाइम कम पड़ जाएगा। जहां तक बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बात कही वो सच की बात कही और सच की बात ही लोगों के दिल तक पहुंचती है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया सब सियानी है, आप किसी को अपनी बातों से बेवकूफ नहीं बना सकते। अब दुनिया समझती है कि कौन कितना सच बोल रहा है, कितना कोई झूठ बोल रहा है। मैं एक अपनी इस बात से कहने से एक बात और पहले कहना चाहूंगा। मेरी ऑडियो आ नहीं रही थी तो उस वक्त कोई भाई साहब बिजली की बात कर रहे थे कि वो कहते हैं हम यूनिट आप अभी ये हिसाब है, ये लोग सोचते हैं कि गांव बसा नहीं तो लुटेरे पहले आ गए। आप पहले सरकार अभी बनी है, आप हमें बनने दें। हम आपने जो वादे अपने जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ किए हैं वो अपने 5 सालों में पूरे करके हम जम्मू कश्मीर की अवाम के दरवाजे पे दोबारा जाएंगे 5 साल के बाद। इसलिए अब वो निश्चिंत रहे कि हमने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ क्या वादे किए हैं और उनको कैसे पूरा करना, वो हमारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम है। जहां तक देखिए, जहां तक 370 की बात कितनी बार क्लियर कर चुके हैं उमर साहब और लीडरशिप ने हमने कह दिया है कि 370 जो है जिन्होंने हमसे छीनी है वो तो साफ है कि वो हमसे देंगे नहीं वापस। लेकिन जैसे वक्त और हालात बदलते हैं कि 2014 में जम्मू कश्मीर का वक्त कुछ और था, आज 2024 में जम्मू कश्मीर का वक्त कुछ और है, हुकूमत कुछ और है। हम मानते हैं कि अभी जो सरकार है वो एक तरीके की हमें फुल फ्लैज हमारे पास नहीं है, यूटी की हमारे पे इस वक्त मजबूरी है। लेकिन ये भी हालात अगर वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। और सेंटर में जिस सरकार ने 370 हमसे छीना सारी उम्र वो नहीं रहेगी। आपको यकीन है कांग्रेस अगर सेंटर में आए या इंडिया गठबंधन की सरकार सेंटर में आएगी तो 370 वापस बहाल हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल हमने 370 के ऊपर हमने फर्स्ट डे से हमने अपना स्टैंड क्लियर रखा था। मतलब आपको यकीन है कि बीजेपी के अलावा, एनडीए के अलावा कोई भी आएगा तो उसे बहाल कर देगा वापस? बिल्कुल, आपके सहयोगी कांग्रेस करेगी। बिल्कुल, हम उनको भी समझ आया और ये समझाना भी अब जरूरी समझते हैं कि 370 जिस परिस्थितियों में लिया गया वो हालात क्या थे और वो तरीका क्या था, वो सारे जानते हैं। आप भले ही ये कहें कि 370 में दरअसल कुछ नहीं, जो बीजेपी ने एक्शन लिया अब अगस्त 2019 में उससे कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, बहुत माइनर बदलाव हुए। लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में अगर आपके सहयोगी ये कहते हैं कि 370 अपने मूल रूप में, 35A भी, 370 भी अपने मूल रूप में वापस बहाल होगा, तो क्या आप इस चीज के साथ सहमत हैं, इसके साथ खड़े रहेंगे केंद्र की राजनीति में भी? मैं पूछ रहा हूं कि क्या 35A में जो जमीन खरीदने का प्रावधान था क्या वो अभी भी है कि नहीं? इन लोगों को तो नहीं पता, बीजेपी वालों को। श्वेता जी, आप बता दीजिए, क्या आप और मैं वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, हाँ या ना? मैं बता दीजिए, मैं आगे की डिबेट बाद में करूंगा। नहीं तो गौरव कपूर जी से ही पूछ लेते ना, तो आपको दिक्कत क्या है गौरव कपूर जी फिर 370 से? नहीं, आप बता दीजिए इनको। देखिए, गौरव कपूर जी को मैं बता दूं कि जो डीसी जम्मू का ऑर्डर था उसमें यह है कि 15 साल तक आपको वहां पर डोमिसाइल दिखाना है। क्या ये मेरी बात गलत है या सच है? और मैं तो आज तक से कहूंगा कि जो ऑर्डिनेंस है आर्टिकल 370 में जो चेंजेस करने का, आज तक उसको दिखा दे। गूगल पे भी नहीं है, हैकर से हटवा दिया गया है, क्योंकि झूठ का पुलिंदा जो होता है उसको फिर संभालना भी पड़ता है ना। मैं तो कहूंगा उस ऑर्डिनेंस को, जो 2 पेज का ऑर्डिनेंस है अगस्त वाला 2019 वाला, उसको आज तक अपनी स्क्रीन पे चलाए।
36 चेंजेस ऐसे हुए हैं। ये अमित शाह जी की स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में। वहां पर 2 प्रधानमंत्री होते थे, क्या नहीं होते थे? वहां पर पंचायती राज नहीं था, क्या ऐसा सच है कि नहीं है? वहां पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कितनी थी नहीं थी, पता है सबको। वहां पर कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट का क्या प्रावधान था? सारे बदलाव हुए, 36 चेंजेस हुए, लेकिन हमने हमेशा से असेंबली को, वहां की आवाम को सहमत करके उनकी मंजूरी लेकर आगे बढ़े। हमने तानाशाही नहीं की कि आर्टिकल 370 में हम पहले 2 चेंजेस करेंगे, तानाशाही करेंगे, फिर महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव जीत लेंगे और फिर उसमें फिर बदलाव कर देंगे वापस। चलिए आलोक जी, सिंबॉलिक चेंजेस ही सही, श्वेता जी, सिंबॉलिक चेंजेस ही सही। मैं 2 झंडों की ही बात कर लेती हूँ। फिर कहूंगा पीसीआर से भी, हाँ नहीं, मैं वो पूछ रही हूँ, तो फिर आप लोग मतलब हक में है ना कि 370 वापस बहाल हो सकता है जम्मू कश्मीर में? अरे भाई, मैं कहता हूं हमारा केवल सीधा पक्ष है। हाँ। आर्टिकल 370 में कोई भी चेंजेस होते हैं तो वहां की असेंबली, वहां की आवाम, वहां की जनता, उसकी सहमति के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। पहले दिन से हमारा स्टैंड है, आज भी वही स्टैंड है हमारा कि वहां की जनता, वहां की असेंबली क्या चाहती है, उसके बेस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मतलब अगर असेंबली चाहे तो फिर आप पूरे देश में कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी, है ना? मैं फिर कहूंगा, आप मेरी बातों को घुमाइए मत। नहीं, घुमा नहीं रही हूं, मैं आपसे क्लैरिफिकेशन जान रही हूं। मुझे केवल एक सवाल का अगर वहां की असेंबली कहे कि दोबारा बहाल होना चाहिए तो आप भी कहेंगे हाँ। श्वेता जी, मैं फिर कहूंगा, आप लोग एजेंडा चलाना बंद कर दीजिए जम्मू कश्मीर के मामले में। हिंदुस्तान के मीडिया ने जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा नुकसान किया पिछले 10 साल में। हिंदू मुसलमान करके, एक मिनट रुकिए यार, शांत रहिए। 2 जम्मू कश्मीर के लोगों को बैठा लीजिए और फिर वहां के तमाम मुसलमानों को उल्टा पुल्टा बुलवाइए बीजेपी वालों से। ये 10 साल हिंदुस्तान के मीडिया ने किया है। अब बीजेपी का एजेंडा चलाना बंद कर दीजिए। कम से कम आज शुभ दिन है, जम्मू कश्मीर की खुशहाली का दिन है। मैं आपसे श्वेता जी फिर सवाल पूछता हूं कि क्या आप और मैं जमीन खरीद सकते हैं, 100 गज का प्लॉट खरीद सकते हैं? हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए मुझे। अच्छा नहीं, अब तो जवाब देंगे आप मेरी बात का? निंदा प्रस्ताव आएगा 370। आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। हाँ तो मैंने तो जवाब दे दिया। मेरी बात का जवाब दीजिए। नहीं, मेरे पास तो नंबर 1 पैसे भी नहीं है वहां जमीन खरीदने के। नहीं खरीद सकते ना आप वो अधिकार तो बात में छोड़िए। नहीं, आप पहले मुझे अच्छा नहीं खरीद सकते। अब बताइए मुझे। मैंने बता दिया ना, मैंने आपको एक शब्द में जवाब दे दिया। बीजेपी के एजेंडे पर आ रही है। अच्छा, बीजेपी का एजेंडा मैंने जवाब दिया आपकी बात का। अपना सेंटेंस बोलिए कि आज भी हिंदुस्तान। आलोक शर्मा जी, मैं किसी के भड़काने से भड़कती नहीं हूँ। बड़ा बेकार मेरी बात सुनिए। मुझे पहले पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, मैंने बता दिया ना, आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया। मैं आपके जितना नहीं मैंने नहीं सुना। नहीं खरीद सकते हैं। चलिए, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बता दीजिए। तो बता दीजिए। नहीं खरीद सकते हैं। तो अब बताइए। आज भी वो रिस्ट्रिक्शंस जो आर्टिकल 370 में थी, ठीक है, आज भी अब बताइए कि अब नहीं, मैंने जवाब दे दिया। क्या हिंदुस्तान का मीडिया देश से माफी मांगेगा? किस बात पे? आलोक जी, आप चलिए, वो आगे अगले कार्यक्रम के लिए उसे रखते हैं। आप ये बता दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी निंदा प्रस्ताव अगर आएगा? नहीं तो ठीक है, चलिए। मुझे एक सवाल करना, मुझे बोलने दीजिए। 1 मिनट जफर इस्लाम जी, मुझे सिर्फ एक शब्द में आप भी जवाब दे दीजिए ना कि वहां पर निंदा प्रस्ताव आएगा जो पीडीपी की तरफ से डिमांड किया जा रहा है, तो क्या आप उसके समर्थन में खड़े रहेंगे कि 370 को वापस बहाल होना चाहिए? सबसे पहले तो ये बताइए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जब पीडीपी के साथ सरकार बनी थी, बीजेपी ने बनाई थी, अरे क्या उसमें ये आप हाँ ना में जवाब नहीं दे रहे? मजबूत करेंगे, हाँ या ना? अरे भाई, मैं तो पूछ रहा हूं ना आपसे, पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलिए, जफर इस्लाम जी के सवाल का जवाब देंगे। आप लोग एजेंडा चलाना शुरू हो गए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप आलोक जी? बिल्कुल देंगे, हम सबके सवालों का जवाब देंगे। मैंने तो हाँ ना में जवाब गौरव, चलिए, हाँ देखिए, हम कह रहे हैं कि क्या आर्टिकल 370 को मजबूत करेंगे? देखिए, अरे भाई, हो गया, आप चुप रहिए, बहुत हो गया। आलोक भाई, जरा सुनिए आप दूसरे को भी। देखिए, गौरव कपूर जी से अभी आपने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, बीजेपी ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है, हटाने वाले हम वापस लाने वाले में से नहीं है, ये हमने क्लियर किया। अब उनका सवाल है, गौरव कपूर जी का सवाल था कि इस बात को सिर्फ 2 ही पार्टियां लेकर आ सकते हैं, और दूसरा जो आजाद पार्टी के प्रवक्ता उन्होंने न्याजी साहब ने भी कहा कि वो कांग्रेस ला सकती है, बीजेपी कर सकती है।
बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया। क्या कांग्रेस ये कह सकती है कि ये कह रहे अवाम की सहमति से, मतलब असेंबली में अगर पास हो इस तरह की बातें, तो क्या उसके पार्ट रहेंगे आप? आज मंत्रिमंडल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इस प्रस्ताव को भी सपोर्ट करेंगे? एक छोटा सा सवाल था। अब उसको घुमा घुमा के जलेबी क्यों खा रहे हैं? जलेबी खा के तो आपका मुंह मीठा होने के बजाय तीखा हो गया। अब फिर से आप वही हरकत कर रहे हैं लोग। आप सीधा सीधा बताइए ना कि आप आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के हित में हैं या उसके अगेंस्ट में खड़े? और आप देखिए, दूसरा भी उत्तर दे दीजिए, जनता को भी बता दीजिए कि आज आपके और बीच में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जो एक फाड़ जो आ गया, आज हमारे साथ पास इतना ही है। आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि अभी शायद केवल एक इंतजार करना पड़ेगा कि क्या होता है जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है। 370 को लेकर अभी आगे जंग बाकी है।